गर हिंदू हो तो हिंदू होने का परिचय दो। बंदूक, तलवार, त्रिशूल उठाओ। सबक सिखाने के बाद पुलिस थाने जाओ। हिंसा का जवाब अहिंसा नहीं। ये चुनावी बंगाल की लड़ाई है। आरोप प्रत्यारोप, तू आगे आगे मैं पीछे पीछे पर उतर आई है। जिसको लेकर मचा बवाल है तो मैं लेकर आया हूं देश का सवाल है। नमस्ते, मैं हूं मनीष अवस्थी, हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले भरपूर सियासत हो रही है। सीबीआई के छापों से लेकर नेताओं के विवादित बयान देने तक बंगाल में सत्ता की लड़ाई अब और तेज हो गई है। बीजेपी के नेता टीएमसी पर एक के बाद एक वार कर रहे हैं तो टीएमसी की तरफ से भी उन्हें करारा जवाब मिल रहा है। पश्चिम मिदनापुर में बीजेपी के बंगाल अध्यक्ष दिलीप घोष विवादित बयान देकर सुर्खियों में आ गए हैं। दिलीप घोष ने कहा है कि हिंदू धर्म के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए अब युवाओं को हथियार उठाना होगा। अगर कोई हमला करता है तो पुलिस स्टेशन जाने से पहले उससे बदला लो, उसके बाद ही थाने जाओ। अब दिलीप घोष की इस बयानबाजी के बखेड़ा खड़ा होना भी तय है। তলোয়ার বন্দুক আর ত্রিশূলের সাহায্য করেছি আমরা। 33 কোটি দেবদেবী আছে, খালি হাতে কোনো দেবী আছে দেখেছেন? যদি হয় তো হিন্দু দেবতা নয়। दूसरी तरफ आज सीबीआई ने कोलकाता में तृणमूल युद्ध कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी विनय मिश्रा के ठिकानों पर छापेमारी की। ये छापेमारी मवेशी तस्करी घोटाले को लेकर की गई है। जानकारी के मुताबिक सीबीआई की ओर से लगातार विनय मिश्रा को नोटिस दिया गया था, लेकिन उसने इस बात को नजरअंदाज किया। विनय मिश्रा को तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी का करीबी माना जाता है। अभिषेक बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे हैं। सीबीआई की टीम कोलकाता में विनय मिश्रा के ठिकानों पर पहुंची। 2 ठिकानों पर मवेशी घोटाले और एक जगह पर कोयला चोरी मामले में रेड मारी गई। शुरुआती जानकारी के मुताबिक कोलकाता में विनय मिश्रा के बाकी ठिकानों पर भी छापेमारी हो सकती है। बंगाल में अभिषेक बनर्जी के करीबी विनय मिश्रा के ठिकानों पर सीबीआई रेड के बाद बीजेपी का इस मामले पर क्या कहना है, जरा ये भी सुन लीजिए। এবং আপনি জানেন নরেন্দ্র মোদীজির ভ্রষ্টাচারের বিরুদ্ধে বা এটা জাতীয় সম্পত্তি, ধরুন কয়লা বলুন, যেভাবে অজয় নদীতে বালি যেভাবে তোলা হচ্ছে, নদীটাকে একটা বিষাক্ত জায়গা করে তুলে যেভাবে এরা করছে এবং সম্পূর্ণ তৃণমূল নেতা এবং পুলিশের মদতে হচ্ছে, আর তার টাকা পুরোটা তৃণমূল কংগ্রেস এবং বেসিক্যালি ভাইপোর কাছেই যাচ্ছে, যেটা শুভেন্দুবাবু রোজ বলছেন। जी हाँ, लड़ाई केवल जुबानी जंग की ही नहीं तो एजेंसियों की भी कही जाती है। विपक्ष ये आरोप लगाता है कि सरकार जब भी इस तरह से दबाव बनाना हो और सरकार को लगता है कि कोई उनके खिलाफ कह रहा है तो इस तरह की छापेमारी की जाती है। आइए, इसी को लेकर मचा है बवाल, तो मैं लेकर आया हूं देश का सवाल। देश का सवाल में आपके साथ देश के सवाल में बहस करने के लिए मेहमानों का पैनल है। पैनल में सियासी नुमाइंदे, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर शिवम त्यागी बीजेपी का पक्ष रखेंगे, क्योंकि आप ही के प्रदेश अध्यक्ष बंगाल के, उन्होंने युवाओं को कहा है कि हथियार उठाओ। इस पर आपसे बातचीत होगी शिवम। हमारे साथ टीएमसी के समर्थक और नेता सोमनाथ रॉय हमारे साथ हैं। हमारे साथ हाजिक खान साहब। हाजिक खान साहब, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं और आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर ओवैसी ये बयान दे दिए होते तो मुझे ऐसा लगता है आसमान गिर चुका होता। हमारे साथ प्रेम कुमार, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। लेकिन प्रेम जी, आपकी जो भूमिका है, आपकी जो विचारधारा है, वो कांग्रेस के बचाव में दिखाई देती है। हमारे साथ राइट विंग के थिंक टैंक यानी कि बुद्धिजीवी डॉक्टर एसके दत्ता, बंगाल को काफी करीब से जानते हैं, बंगाल को लेकर आपका काफी अध्ययन रहा है। अगर मैं ये कहूं तो गलत नहीं होगा कि बंगाल मामलों के जानकार डॉक्टर एसके दत्ता हमारे साथ हैं।
लेकिन डॉक्टर दत्ता की भूमिका बीजेपी के बचाव में ज्यादा दिखाई देती है। हमारे साथ मित्र प्रकाश, जी हां मित्र प्रकाश, इस बात पर प्रकाश डालेंगे कि आखिर वाम मोर्चा और कांग्रेस के साथ जो गठबंधन हुआ है उस पर पूरी कोशिश की जा रही है कि इस पर अंधेरा छाया रहे, लेकिन आपके प्रकाश से ऐसा लगता है कि शायद इस बहस में आप बता पाएंगे कि आपकी भूमिका इन चुनावों में जो कि 4-5 महीनों बाद होने वाली है उसमें क्या होगी। सबसे पहले शिवम त्यागी, मार दो, काट दो, मिटा दो, तू मैं की लड़ाई, मजहबी कार्ड, बंगाल में आपको इसकी जरूरत क्यों लगी? मनीष जी, बिल्कुल हमें इसकी जरूरत नहीं लगी, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि जिस तरह से बंगाल के हालात हैं वो बहुत ही दयनीय है। आप देखिए, कल जलपाईगुड़ी में 3 मंदिरों को तोड़ दिया गया। अभी देखा होगा आपने खैबर पख्तून में जिस तरह से पाकिस्तान में मंदिरों को तोड़ा गया, उसी तरह से बंगाल में 3 मंदिरों को तोड़ दिया गया। अभी तक एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है, कोई जांच की नहीं बैठी है किसी भी तरह के। मेरी पार्टी के सांसद जो है वहां पर गए, उन्होंने चिट्ठी दी, कहा कि प्लीज जांच करिए। मतलब कब तक इस देश का हिंदू मंदिर खोता रहेगा, इस तरह के हंगामे होते रहेंगे, इस तरह की चीजें होती रहेंगी। लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जहां पर भी जाती है हिंदू मुस्लिम करती है और खास तौर पर इसी तरह की राजनीति करती है। एक चीज बताइए, हम तो हर जगह जाते हैं, हम झारखंड में हार गए, हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं रहा, हम राजस्थान में हार गए, हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं रहा, इसके अलावा छत्तीसगढ़ में हार गए, कुछ नहीं रहा। ममता दीदी के राज में जिस तरह से माहौल बना है और जिस तरह से किसी ने जय श्री राम का भी अगर नारा लगा दिया तो वहां की चीफ मिनिस्टर उठाकर उसको जेल करा देंगी, तो बताइए एक व्यक्ति क्या करेगा और क्या उम्मीद करेगा वहां के लॉ एंड ऑर्डर से कि वो वहां पर जस्टिस दे पाएंगे, वहां पर ईमानदारी से काम कर पाएंगे। जिस तरह के हालात इस समय बंगाल में बने हुए हैं, जिस तरह की सिचुएशन इस समय बंगाल में बनी हुई है, वो साफ दिखता है कि कहीं ना कहीं ममता दीदी इन पूरी तरीके से फैमिली जो है वो पैनिक में है। उनको भी पता है कि 2021 में जाना है तो पैदल चलने से लेकर, पैदल मार्च से लेकर, खाना बनाने से लेकर सारी शिवम जी, आपको लोकतांत्रिक व्यवस्था पर विश्वास नहीं है? 100% विश्वास है, लोकतांत्रिक व्यवस्था पर पूरी तरीके से विश्वास है। लेकिन मनीष जी, मुझे एक चीज बताइए, पलटकर मैं सिर्फ आपसे इतना पूछना चाहता हूं कि क्या जय श्री राम का नारा लगाना इस देश में गुनाह है? और अगर उस जय श्री राम के नारे को एक चीफ मिनिस्टर, इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर गुनाह मानती है और लोगों को जेल करा देती है, तो क्या इस बात पर प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा हो जाता कि आने वाले समय में शिवम जी, हो रहा है उसमें लोगों को न्याय कैसे मिलेगा? शिवम जी, जय श्री राम का नारा लेना अपराध नहीं, लेकिन हाथ में बंदूक लेना, तलवार लेना, त्रिशूल रखना और आप हिंसक उकसावा करें, मुझे ऐसा लगता है कि अपराध है। फर्ज करिए आप, अगर आप बंदूक उठा लें, मैं बंदूक उठा लूं, तो क्या होगा समाज में? दुनिया में बंदूक उठाना कभी भी किसी चीज का सोल्यूशन ना है, ना था, ना होगा। लेकिन एक बात बहुत साफ है कि कहीं ना कहीं आत्मरक्षा में जिस तरह से चीजें या जिस तरह से कदम लिए जाते हैं, सरकार को यह सोचना चाहिए कि ऐसी सिचुएशन क्या आन पड़ी है कि एक आम आदमी अपनी जान को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है, एक आम हिंदू अपने मंदिर को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है, एक आम आदमी के साथ इस तरह से ज्यादती हो रही है। और राज्य का सबसे बड़ा जो पद होता है मुख्यमंत्री, वो मुख्यमंत्री जब एक नारे के बेसिस पर कुछ लोगों को जेल करा दे, तो अब मुझे बताइए उसकी आत्मरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा, कैसे की जाएगी? क्योंकि वहां पर तो जिस तरह से ममता दीदी का राज चल रहा है, हालात आपने देखे हैं, आपके सामने है। जी, शिवम त्यागी हमारे साथ सोमनाथ रॉय, टीएमसी का बचाव करने, टीएमसी के समर्थक हैं। सोमनाथ जी, पश्चिम बंगाल में जो हालात हैं, आखिर प्रदेश अध्यक्ष जो बीजेपी के हैं उनको ये बयान देने पर क्यों मजबूर होना पड़ा? क्योंकि ये माना जा रहा है कि दीदी की सरकार में रक्षक ही भक्षक हैं। सोमनाथ रॉय, अगर रक्षक ही भक्षक होता तो फिर भी संविधान का जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो मानना चाहिए। मैं सिर्फ देख रहा था, शिवम जी जब बात कर रहे थे, शिवम, दिलीप घोष, सायंतन बोस, सब बराबर एक ही, इन लोगों का कुछ काम नहीं है। जलपाईगुड़ी में 3 मंदिर, आज तक अभी भी मैं एक भी आप चैनल में दिखे, बंगाली चैनल, नेशनल चैनल में दिखाइए जहां पर भी बीजेपी, जो लोग बंगाल में बीजेपी करते हैं, एक भी कोई बोला है जलपाईगुड़ी में तृणमूल कांग्रेस नहीं तो मुस्लिम लोग यहाँ पर मंदिर तोड़ा है, ऐसा नहीं होता है इधर। शिवम त्यागी जैसे आदमी लोग बैठते हैं नेशनल चैनल में, सिर्फ एक ही काम है, ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस, बंगाली और जो बंगाल में रहते हैं आम बंगाली का ऊपर मुंह में काली लगाना, इसको गुजरात और उत्तर प्रदेश बनाने का कोशिश कर रहे हैं ये लोग। मैं फिर भी बोल रहा हूँ शिवम,
कुछ भी करो, कुछ भी कोशिश करो, जितना भी करो, हिंदू मुस्लिम बंदूक तलवार त्रिशूल कुछ भी लेकर आओ, यहाँ पर बंगाली बागता है, रविंद्रनाथ टैगोर, नजरुल, काजी नजरुल इस्लाम, विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस देव को लेकर यहाँ पर आप बंदूक लेकर आएंगे, आप तलवार लेकर आएंगे, आप त्रिशूल लेकर आएंगे, और हम बंगाली जो बंगाल में रहने वाले आम जनता वो सिर्फ हमारा जो संस्कृति है उसको देकर ही रुकेंगे। ममता बनर्जी का डेवलपमेंट और हमारा जो संस्कृति है वो लोग कर ये गुजराती और उत्तर प्रदेश का जो कल्चर है उसको रुकेंगे, ये हमारा वादा है। शिवम जी, कुछ भी बोलने से पहले एक बार सोचना चाहिए किसका खिलाफ बोल रहे हैं आप। 7 बार का चुने हुए एमपी, 2 बार का चुने हुए चीफ मिनिस्टर, आपका उम्र भी उतना नहीं हुआ जब से ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर है। आप ममता बनर्जी का एमपी होने का टाइम और चीफ मिनिस्टर होने के लिए कभी हिंदू मुस्लिम नहीं किया। जब से बीजेपी पावर में आया शिवम, तब से शिवम, हिंदू और मुस्लिम हो गया। शिवम, आप अपना जवाब दें, फिर मैं दूसरे पैनलिस्ट के पास चलूं। डॉक्टर दत्ता मुस्कुरा रहे हैं। शिवम, आप जवाब दें। नहीं, मैं बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा सोमनाथ दादा का कि उन्होंने मेरी उम्र मात्र 11 साल कर दी। चलो मैं कम से कम इस सिचुएशन में हूं तो कि 11 साल का होकर आपसे डिबेट कर रहा हूं। एक बात सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि गुजरात और उत्तर प्रदेश का मॉडल आप ला ही नहीं सकते वहां पर। अरे रविंद्रनाथ टैगोर की धरती को आपने ऐसा बात नहीं करते जो बात आप कर रहे हैं। सोमनाथ दादा इस उम्र में आकर आप बहस करेंगे तो अच्छा थोड़ी लगेगा। मुझे बोलने दीजिए, मुझे जवाब देने का मौका दीजिए। इस तरह से डिबेट नहीं होगी। उम्र तो क्या, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ मनीष जी कि देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी किसकी? मंदिर अगर टूटा तो जिम्मेदारी किसकी? अगर वहां पर कार्यकर्ता मर रहे हैं तो जिम्मेदारी किसकी? अगर टीएमसी का भी कार्यकर्ता मर रहा है तो जिम्मेदारी किसकी? आप एक चीज बताइए, पुलिस आपकी, प्रशासन आपका, राज्य आपका, मुख्यमंत्री आपका, और आप हत्याएं रोक नहीं पाते। और जब चुनाव आता है तो कहते हैं कि हम तो धरती है, हम तो इतना की धरती है, हम तो एथिक्स की धरती है, हम तो रविंद्रनाथ टैगोर की धरती है। और अगर 10 साल में डेवलपमेंट किया है तो लाइए ना। अगर 10 साल में डेवलपमेंट किया होता तो डेवलपमेंट कार्ड के साथ आते, इस हिंदू मुस्लिम के साथ नहीं आते। बताइए 10 साल का डेवलपमेंट क्या है? ममता दीदी कहीं एक भी जगह क्या 10 साल की अचीवमेंट बताती हुई मिली क्या? मुझे बताइए। बेंगल को उत्तर प्रदेश बनाने का कोशिश मत कीजिए शिवम। सोमनाथ जी ऐसा नहीं चल सकता। सोमनाथ जी, आपको केंद्र के हर एक्शन से परेशानी है। आपको परेशानी है, सीबीआई की टीम जाती है तो ममता दीदी पुलिस आयुक्त को बचाने के लिए धरने पर बैठ जाती हैं। आप तो संघीय ढांचे को चुनौती देते रहे। अरे ये बीजेपी में कम से कम आप तो सोचिए, अटल बिहारी वाजपेयी ये बीजेपी में थे। आप तो सोचिए ये बीजेपी में सुषमा स्वराज कैसे प्रधानमंत्री बनने दिल्ली आई थी, पॉलिटिक्स पूरा हमने उनके ऊपर हमला नहीं किया। ममता दीदी दिल्ली आई थी, हमने हमला नहीं किया। हमने हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर हमला कर दिया। ममता दीदी दिल्ली आई थी प्रधानमंत्री बनने, हमने कुछ नहीं किया। 50 लोग नहीं चुने। शिवम सोमनाथ, आप दोनों अपनी अपनी पार्टियों का बचाव कर रहे हैं। आप दोनों के नाम में शिव है, एक में सोमनाथ है तो दूसरा शिवम है। थोड़ा धीरज, धैर्य और शांति। ये बहस आगे बढ़ानी है। मेरे साथ और भी मेहमान हैं। शिवम, सोमनाथ रॉय, यहाँ पर आक्रामक दिखाने की जरूरत नहीं। चुनावी बंगाल है, लेकिन देश के सवाल के मंच में आपको अपनी राय रखनी है, आपको अपने पार्टी का बचाव करना है। प्रेम कुमार जी, आरोप तो दीदी पर यह है कि तालिबानी अंदाज में दीदी अपनी सरकार चला रही है। ऐसे में राष्ट्रवादी ताकतों को कुचलने का काम कर रही हैं। तो उसके अगर निपटना है, आत्मरक्षा करनी है, तो जब हमारे हिंदी देवी देवता हाथ में इस तरह के हथियार लिए होते हैं तो आत्मरक्षा के लिए हथियार उठा लो। ये क्या गलत है? ऐसा दिलीप घोष को दिखाई देता है। प्रेम कुमार, देखिए मनीष जी, एक राजनीतिक व्यवस्था में किसी का विरोध करना, ममता बनर्जी का विरोध करना, उनकी राजनीति का विरोध करना, ये जायज है और हर पार्टी को अधिकार है कि वो ऐसा करे। लेकिन जिस भाषा में उन्होंने प्रोवोक किया है और हिंदू नाम से कि हिंदू हो तो हथियार उठा लो, ये तो बंगाल ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के लिए खतरनाक बात है। और अभी शिवम जी कह रहे थे कि बंगाल में जय श्री राम बोलना क्या गुनाह है। जय श्री राम बोलना कतई गुनाह नहीं है।
और राम नाम सत्य बोलना भी गुनाह नहीं है। लेकिन जब योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि जो लव जिहाद करेगा उसका हम राम नाम सत्य कर देंगे, तो फिर राम नाम सत्य का भी दुरुपयोग हो जाता है। उसी तरीके से जय श्री राम का भी दुरुपयोग होता है। तो ये दुरुपयोग करने को लेकर के हम चिंता जता रहे हैं, कोई जय श्री राम बोलने पर चिंता नहीं जताते हैं। एक बात यह है। दूसरी बात यह है कि बंगाल की सियासत में ये जो हर रोज हम डिबेट करने लगे हैं, ये क्यों जरूरत पड़ रही है इसकी जरूरत देखिए, कुछ समय पहले मनीष जी याद होगा, हम लोग रोज बिहार पर डिबेट किया करते थे, वहां का लॉ एंड ऑर्डर पर डिबेट किया करते थे। आज क्या बिहार का लॉ एंड ऑर्डर सुधर गया है क्या? हम तो अखबार में, वहां के लोकल अखबार में किसी दिन नहीं देखते जहां लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी घटनाएं न सामने आ रही हो। लेकिन अब ये डिबेट नहीं होती, राष्ट्रीय परिदृश्य से गायब है, क्योंकि चुनाव के समय में किसको मुद्दा बनाना है, कैसे मुद्दा बनाना है, ये राजनीतिक दल जानते हैं, उनके नेता जानते हैं, और उस हिसाब से वो हर रोज मुद्दा बनाने में कामयाब रहते हैं। आप जिस पार्टी की भूमिका रखते हैं प्रेम जी, आप जिस पार्टी की भूमिका रखते हैं और पैरवी करते हैं, उनके नेता तो मिलान में हैं। देखिए, ये एक ऐसा मसला है जो कि चलिए राहुल गांधी मिलान में है, लेकिन इस देश में राहुल गांधी को छोड़कर बाकी तमाम नेता मौजूद हैं। क्यों नहीं वो किसान आंदोलन को खत्म कर पा रहे हैं? ये राहुल गांधी को लोग इज्जत बख्शते हैं जब ये कहते हैं कि ये आंदोलन उनका खड़ा किया गया है या उनका भरमाया हुआ है। ये उनकी ताकत है, लेकिन उनकी ताकत कहां है जिनको इस आंदोलन को खत्म कर देना चाहिए था। प्रेम जी, डॉक्टर दत्ता आपके इस सवाल का जवाब देने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, डॉक्टर दत्ता, सांच को आंच नहीं, सीबीआई रेड, बंदूक उठाओ, तलवार उठा लो, त्रिशूल उठाओ, ये कहां से जायज है? डॉक्टर दत्ता, आप तो खुद एक रिसर्च स्कॉलर हैं, ये कहां से जायज है? लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये कैसे जायज माना जाएगा? लोकतांत्रिक व्यवस्था में सारी चीजें लोकतांत्रिक वे में ही होना चाहिए और लोकतांत्रिक माध्यम से होना चाहिए। बंगाल के परिपक्ष में डिबेट है, सोमनाथ भाई को मैं सुन रहा था, तो मैं शुरू ही करता हूं जय मां दुर्गा और जय श्री राम बोल के। सोमनाथ दादा, आप भूल गए क्या 2019 के चुनाव के दौरान ममता दीदी क्या बोलती थी? ममता दीदी या फिर मुमताज दीदी जय श्री राम बोलती, एगलो के धड़ पालक छिच केनो, एगलो के मार, यानी कि इनको पकड़ो, इनको मारो, ये भाग क्यों रहे हैं? जय श्री राम बोल रहे हैं, जय श्री राम बोल रहे। ऑन रिकॉर्ड ममता दीदी ने बोली है ये सारी बातें। ममता दीदी के राज्य में बालदा में आईएसआई के लोग और बांग्लादेशी घुसपैठी रोहिंग्यास और ये सब जुलूस निकाले थे और कत्लेआम हुआ था, बर्बरतापूर्ण हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया था। प्रकाश जी, आपके पास आऊंगा, एक एट ए टाइम, वन एट ए टाइम प्लीज। डॉक्टर दत्ता अपनी बात पूरी करें। कितने निहत्ता लोगों का कत्लेआम हुआ था भूल के? बाराशत के रायट सब भूल गए, 24 परगना के उत्तर दक्षिण 24 परगना के रायट सब भूल गए। कितने सारे मंदिरों को तोड़ा गया था, जरा बताइए ना। कितने बंगाली भद्र लोगों को मारा गया था, कितने महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ था उन सब रायट्स में। तब ममता दीदी कब की? ममता दीदी बोलती है रोहिंगा को भगाओगे, रोहिंगा के भगा दी, हमारे लाशें लुटाइए जीते होबे, मेरे लाश के ऊपर से गुजरना होगा। जब ये नीति और नियत होगी तो धर्म युद्ध तो होगा, और धर्म युद्ध की लड़ाई में महिषासुर मर्दिनी का भी रूप लेना पड़ता है। मत भूलिएगा, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपे नमस्तिता, नमस्तस्वै 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 नमो नमः। माँ दुर्गा अगर मातृ रूप भी है, शांति की भी रूप अगर है, काली रूप भी है, धर्म की भी रूप है और शक्ति रूप भी है। अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग वे में जवाब देने की आवश्यकता होती है। जब वहां के स्थानीय प्रशासन महिषासुर हो जाए, वहां के स्थानीय राजनीति सोमनाथ राव, अगर आप डॉक्टर दत्ता को सुने हैं, तो ये सीधा जवाब आपके लिए है कि बंगाल में सब कुछ ठीक नहीं, इसलिए इस तरह की बातें स्वयं रक्षा के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है। सोमनाथ रॉय, मैं बहुत सारे डिबेट में बैठा हूं, लेकिन एक बंगाली इतना इडियट हो सकता है, ये स्कॉलर नहीं है, इज एन इडियट।
इज एन इडियट, ये स्कॉलर नहीं है। सोमनाथ रॉय, देश के सवाल के मंच पर आप किसी पर इस तरह की अभद्र टिप्पणी नहीं कर सकते। यहाँ पर आपको अपनी पार्टी की राय रखनी है। व्यक्तिगत होकर किसी को नीचा दिखाने के लिए देश के सवाल का मंच का उपयोग आप नहीं कर सकते। सोमनाथ जी, आप व्यक्तिगत किसी को नहीं कह सकते। जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल आपने किया है, अभी भी घर पे बैठे बैठे ये शो कर रहे हैं आप। अगर काली और दुर्गा लोगों क्या कह रहे हैं, बंगाल में क्या हाल करते होंगे ये? एक बार डॉक्टर दत्ता बोले तो सारे चारों तरफ से चढ़ गए। आप बंगाल में क्या करते होंगे? सोमनाथ रॉय को देख लीजिए, उम्र इतनी ज्यादा और भाषा कहाँ था मिस्टर सेकुलर और क्या है आप बता दीजिए, कौन सा डॉक्टर है आप? कहाँ था? हमारा मरा तो आप तो ऐसा कर रहे हो जैसे समझ पाएंगे ना, बैठे बैठे जी तो ऐसा कर रहे हैं जैसे स्काइप में घुसकर गला काट देंगे। सोचिए ये यहाँ पर ऐसा कर रहे हैं तो धरती पर क्या करते होंगे? शिवम डॉक्टर दत्ता मित्र प्रकाश हमारे साथ हैं और हाजिक खान साहब के पास भी जाना है। रिलैक्स, कूल, व्यक्तिगत हमें नहीं होना है। देश के सवाल के मंच में आप अपनी राय रख सकते हैं। अपनी राय के साथ साथ आप पार्टी की बात करें, लेकिन व्यक्तिगत किसी पर इस तरह की अभद्र टिप्पणी ना दी जाए। जी हाँ, हमारे साथ मित्र प्रकाश जी हैं। मित्र प्रकाश, मेरा सवाल आपसे है, पार्टी चुनाव है बंगाल में 4 से 5 महीने बाद, इस तरह की जुबानी जंग, उसके साथ साथ इस तरह का उकसावा, आपको लगता है फिर एक बार बंगाल का जो रक्त रंजित इतिहास है, रक्त चरित्र है, उसकी बिसात बिछाई जा रही है? हालांकि 30 साल आप लोग भी सत्ता में रहे हैं। मनीष जी, आपने जो बातें कही हैं वो जो है वो ठीक है, अपने स्तर तक आपने सही कहा है। लेकिन मैं जो बातें कहना चाह रहा हूं वो ये है कि दिलीप घोष का ये पहला बयान नहीं है। दिलीप घोष इससे पहले भी बंगाल को पाकिस्तान बता चुके हैं, और जब सीए एनआरसी का आंदोलन चल रहा था तो उस समय उन्होंने कहा था कि जो प्रोटेस्ट में बैठे हुए लोग हैं उन्हें जूतों से और गोलियों से मारने की जरूरत है। तो ये, और मुझे लग रहा है कि जैसे ही कल कपिल गुर्जर भाजपा में शामिल हुए हैं, वैसे ही दिलीप घोष को एक नया फिर से जोश आया होगा और उन्होंने कहा दिया कि अब गोली मारने की जरूरत है देश में। और जिस तरह ये लोग बात कर रहे हैं, शिवम त्यागी और डॉक्टर दत्ता, इनसे कम से कम ये कहिए कि देश में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, और कम से कम दिलीप घोष जो इतने गंदे बयान दे रहे हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उसकी निंदा तो करें और कहें कि ये गलत बयान है। ये पुराने राजनीतिक व्यवस्थाओं को याद करें, जब अटल बिहारी वाजपेयी की राजनीति हुआ करती थी, या इनके पुराने नेताओं को कम से कम ये याद कर लें। ये नैतिक बातें करें और नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए ये कहें कि दिलीप घोष ने जो बंगाल में बयान दिया है वो गलत है, और हथियार नहीं, कम से कम अपना कमल का फूल लेके प्रचार करें तो ज्यादा लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव लड़ पाएंगे और सबसे मुकाबला कर पाएंगे। जीत हार तो जनता के हाथ में होती है और जनता इसकी जिम्मेदार होती है। जी मित्र प्रकाश, आपकी तारीफ करनी होगी। 30 साल जिस हिसाब से, जिस अंदाज में आप लोगों ने बंगाल पर शासन किया था, आज अहिंसा की बात आपके मुंह से सुनकर अच्छा लगा। हमारे साथ हाजिक खान साहब हैं। हाजिक साहब, इस तरह के बयान, आप इस्लामिक स्कॉलर हैं, इस्लामिक स्कॉलर के साथ आप एक राजनीतिक चिंतक भी हैं। हाजिक खान साहब, आपको लगता है इस तरह के बयान वैमनस्य पैदा करने के साथ साथ वोटर को अपनी ओर खींचने और तुष्टीकरण के भी काम आएगा? मनीष जी, मैं पहले तो देश के लोगों से, फिर बंगाल के लोगों से ये कहूंगा कि सियासत के अंदर सारी पार्टियों को अपनी पार्टी के लिए काम करने की इच्छा होती है, लेकिन दिलीप घोष ने जिस तरह के बयान दिए हैं वो देश के लिए भी खतरनाक हैं और बंगाल आने वाले कल बंगाल के चुनाव के लिए भी खतरनाक है। बल्कि ये ऐसा करने जा रहे हैं कि देश के हालात ऐसे हो जाएंगे कि हाथ से इतने ज्यादा हैं वतन में अपने, खून से छप के भी अखबार निकल सकते हैं और तूने चाहा नहीं हालात बदल सकते हैं, मेरे आंसू तेरी आंखों से निकल सकते हैं। सर, अगर ऐसी व्यवस्था रही, अगर दिलीप घोष का इस्तीफा नहीं लिया भारतीय जनता पार्टी ने, तो आगे वाले कलकत्ता और बंगाल के चुनाव में रक्तपात होगा और उसकी जिम्मेदारी दिलीप घोष जैसे लोगों पर होगी। आपको अपनी पार्टी
एनडीए की सरकार है पिछले 6 साल से हिंदुस्तान में। आप इस बात पर वोट मांगो कि आपने मजदूरों के लिए क्या किया, आपने किसानों के लिए क्या किया, आपने स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए क्या किया, आपने रोजगार क्या दिए। आपने नौकरियां छीन ली लोगों की, 15 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए, उनको रोजगार देने की बात करना चाहिए थी। बंगाल में आप ऐसा लड़ रहे हो जैसे कि किसी दूसरे मुल्क से लड़ा जाता है, इसलिए हमें हथियार उठाना पड़ते हैं। मैं ये कहूंगा, ये बात आपको मैं बता के देश के लोगों को बताना चाहता हूं कि आने वाला वक्त जो है बहुत खतरनाक हो जाएगा, कि ये जो मुल्क है ये प्यार से बना है। बात आप ये कहिए आपको मैं एक बात कहना चाहूंगा। हाजिक साहब, जनाब हाजिक साहब, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा। जी बोलिए। विपक्ष के रूप में केवल बंगाल ही नहीं है जहां पर बीजेपी चुनाव लड़ने गई है या बीजेपी चुनाव लड़ रही है। देश के कई अन्य राज्य हैं जहां पर प्रदेशों में बीजेपी की सरकार नहीं है, लेकिन उस सूरत में वहां इस तरह की कोई कहानी, वहां कोई रक्त रंजित और रक्त चरित्र इतिहास भी नहीं है। ऐसी सूरत में कौन बोला है, मैं बता। सोमनाथ रॉय, मेरी बात हाजिर खान साहब से चल रही है। ऐसी सूरत में आखिर बंगाल में ही इस तरह की बातचीत क्यों हो रही है? हाजिर साहब, मेरा ये सवाल है। नहीं, गिव मी जस्ट 20 सेकंड। आप बोलिए। केरल बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी को यह नजर आ रहा है कि हम सरकार में नहीं आ सकते, नहीं बोला था, इसलिए रक्तपात की बात कर रही है, नफरत की बात कर रही है, बंगाल के लोगों को बांटने की बात कर रही है। मैं ये कहूंगा कि बंगाल के लोग पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हत्याओं का इतिहास रहा है, वहाँ इस तरह का राजनीतिक हत्याओं का इतिहास रहा है। 4200 से ज्यादा राजनीतिक हत्याएं और हिंसा हुई है पश्चिम बंगाल में। शिवम, फिर मैं सोमनाथ के पास जाऊं। शिवम, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, मनीष जी, इंटॉलरेंट लोगों को कह देना कि जितनी शांति से मैंने सुना है सभी को उतनी शांति से हमें भी सुन ले। प्रेम कुमार जी हो चाहे वो हमारे बाकी पैनलिस्ट हो, बात सिर्फ इतनी सी है। प्रेम कुमार जी ने कहा कि पहले बिहार की बात जब हुई तो वहां पर डिस्कशन होने लगी, अब बंगाल का चुनाव है। एक चीज करिए, अब आप चैनल में बैठकर ये भी डिसाइड करने लग जाइए कि डिबेट किस बात पर होनी है। और ये नया ट्रेंड है क्या इस हिंदुस्तान में? जब भी चुनाव जिस राज्य में होते हैं उसी राज्य की बात होती है। मतलब जब कांग्रेस का माहौल है तो जो भी कहो ठीक, लेकिन जब कांग्रेस की बात है तो प्रेम जी ही डिसाइड करेंगे कंटेंट क्या होना चाहिए, डिबेट किस पर होनी चाहिए, इंडिया न्यूज क्या चलाएगा, लड़ाई किस बात पर होनी चाहिए। अरे ये कैसी बात है? और दूसरा, आपने कहा, बिल्कुल सही जवाब दिया कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एकमात्र बंगाल में चुनाव नहीं लड़ती। मैं कह रहा हूं ना, आप मुझे बताइए, हम छत्तीसगढ़ में हारे हैं, क्या हमने कुछ किया? कोई हंगामा हुआ? हम राजस्थान में हारे हैं, कौन सी हिंसा हुई? आप मुझे बताइए। आप मुझे बताइए कि हमने कहा किया। लेकिन कि राम नाम सत्य करा देंगे। दिलीप घोष के बयान कोई करेगा। एक बेटी आप बोलेंगे नहीं के साथ अगर कोई घोष ने गलत बोला है। सबसे महत्वपूर्ण फिर से इंटॉलरेंट हो गया। अरे मैं इतनी शालीनता से आपको सुन रहा था, सारे इंटॉलरेंट हो गए। लेफ्ट वाले भी इंटॉलरेंट है, सोमनाथ राय भी इंटॉलरेंट है। इतने इंटॉलरेंट क्यों हो जाते हो? अपने समय पर बोला कीजिए ना, अपना समय कम पड़ जाता है क्या, या सिर्फ बहस में आना है आपको? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि सुनिए, अड्डा गड्ढा नड्डा ये कौन सी भाषा है? एक चीज बताइए, कौन सी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर आज तक हमला हुआ जहां भारतीय जनता पार्टी पावर में है? बताइए आप मुझे। राष्ट्रीय अध्यक्ष पर बंदूक चलाओगे, पत्थर चलाओगे, हर तीसरे दिन दिलीप घोष की गाड़ी ठुकती है, उसको मारा जाता है, उस पर पत्थर फेंकने पर जाता है। पूछिए सोमनाथ रॉय, शिवम त्यागी, सोमनाथ रॉय को मुझे लाना होगा। सोमनाथ रॉय, कानून व्यवस्था को लेकर बड़ी चिंता है। बीजेपी के अध्यक्ष के काफिले पर हमला, विजयवर्गीय पर हमला, दिलीप घोष पर हमला। ऐसी सूरत में इसीलिए राज्यपाल कह देते हैं कि अगर आप अपना दायित्व नहीं करेंगी तो मुझे सक्रिय रूप से इसमें आना होगा। आपने ये कह दिया वो सरकार के एजेंट हैं, केंद्र सरकार के एजेंट हैं। मैं कभी नहीं बोला, लेकिन आज आपका टीवी में बोल रहा हूं। बिफोर इलेक्शन देख लेना, कोई ना कोई बड़ा बीजेपी लीडर खून होगा और वो खून करेगा बीजेपी। पहले भी बंगाल में हुआ, हेमंत बोस वामफ्रंट लीडर था, ये वामफ्रंट जो बैठे उनको पूछ लेना, पूरा इलेक्शन इधर से उधर कर दिया। अगर आपको लगता है तो आपकी पुलिस कहाँ है, उठवा लीजिए ना। लीडर मर्डर होगा। अरे लॉ एंड ऑर्डर सोमनाथ रॉय आपके हाथ में है। अगर आप इतने बढ़िया ज्योतिष है, इतना प्रेडिक्टेबल है तो उठा लीजिए ना। सवाल कर रहा हूँ मैं आपसे, चिल्ला नहीं रहा हूँ, सवाल कर रहा हूँ आपसे। अगर आपको पता है तो गिरफ्तार कराइए ना। आप क्या
सोमनाथ रॉय, शिवम त्यागी, सोमनाथ रॉय, शिवम त्यागी, हाजिक खान साहब, डॉक्टर एसके दत्ता, मित्र प्रकाश और प्रेम कुमार जी। अब मेरे लिए वक्त है सुर्खियों का। सुर्खियों के बाद जी हां, देश का सवाल जारी है और इसके साथ साथ हम चर्चा करेंगे। टीएमसी अगर द्वारे द्वारे तो बीजेपी उसके वारे नारे करने पर लगी। इससे पहले कि पश्चिम बंगाल की सियासत और वहां मचे बवाल को लेकर देश का सवाल में मैं आगे बढ़ूं, इस वक्त आ रही है एक बड़ी खबर। भाजपा संगठन में हुआ बड़ा फेरबदल। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किए अहम बदलाव। राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री सौदान सिंह को बनाया राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। इस वक्त की बड़ी खबर, उपाध्यक्ष बनाकर उत्तर भारत के हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, चंडीगढ़ का दिया संगठन प्रभार। वी सतीश जैसे वरिष्ठ सह संगठन मंत्री को भी संगठन बनाकर संसदीय समन्वय का जिम्मा दिया गया, जो पहले कैलाश विजयवर्गीय के पास था। राज्यों के प्रभार से अब वी सतीश को मुक्त किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर, इस तरह से सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश के दायित्वों में भी वृद्धि की गई है। उनको पश्चिम बंगाल के साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र जैसे राज्यों का प्रभार भी दिया गया है। शिव प्रकाश को भी हेडक्वार्टर भोपाल दिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी संगठन की इस बड़ी खबर यानी कि बड़े फेरबदल के बाद फिर एक बार देश के सवाल में मेरे साथ मेहमान बने हुए हैं। जी हां, मेहमानों में शिवम त्यागी, सोमनाथ रॉय, डॉक्टर एसके दत्ता, हाजिक खान, मित्र प्रकाश और प्रेम कुमार आपके टीवी स्क्रीन पर। शिवम त्यागी, जिस तरह से रेड्स होती हैं या रेड हो रही हैं, विपक्ष ये कह रहा है कि सीबीआई का इस्तेमाल, एजेंसियों का इस्तेमाल आप लोग तभी करते हैं जब या तो कोई टूट कर नहीं आता या दबाव बनाना पड़ता है। देखिए, इस देश में एजेंसियों का इस्तेमाल जब कहीं पर भी कोई भी किसी भी तरह का कोई काम होगा, गलत होगा तो जरूर होगा। एजेंसी अपनी तरीके से पूरी तरीके से काम करती है। आप मुझे एक चीज बताइए, बॉलीवुड के 15 से ज्यादा लोगों को एनसीबी ने इन्वेस्टिगेट किया, वहां कौन सा इलेक्शन होने वाला है? आप मुझे बताइए, दीपिका पादुकोण ने कौन सा चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन लड़ने वाली है, लेकिन उनको इन्वेस्टिगेट किया गया क्योंकि राज्य की एक सरकार ने उन लोगों को बचाया। एक जो कथित तौर पर जो मर्डर की बात हुई, उसके बाद जो निकलकर चीजें आई, उसमें राज्य सरकार ने उन लोगों को बचाया और एनसीबी ने उठाकर उनमें से कुछ को जेल भेजा और कुछ को समन किया। इसी तरीके से अगर वेस्ट बंगाल में इस तरह की चीजें हो रही हैं और किसी भी राष्ट्रीय एजेंसी की नजर में वो चीजें हैं, तो चुनाव चाहे आज हो, चाहे 2 साल बाद, चाहे 3 महीने बाद, और इस देश में मुझे कोई एक ऐसा साल बता दीजिए कि जब चुनाव ना होता हो। इस देश में तो 365 दिन कोई ना कोई, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी स्तर का चुनाव चल रहा होता है। तो इस हिसाब से तो अगर ये देखा जाए तो जितने भी लोग हैं जो क्रिमिनल हैं, जिनकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उनको छोड़ दें। हम नहीं छोड़ेंगे, चाहे कोई इस पर हमें जी नहीं छोड़ेंगे। सोमनाथ रॉय नहीं छोड़ेंगे। सांच को आंच नहीं, अगर सब कुछ ठीक है तो जांच हो जाने दीजिए। ऐसा क्यों होता है कि मुख्यमंत्री धरने पर जाकर बैठ जाती हैं, आपके अधिकारियों को दिल्ली बुलाया जाता है तो वो नहीं भेजे जाते हैं? तो आप तो सीधे तौर पर इस संघीय ढांचे को चैलेंज कर रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं सोमनाथ रॉय। नहीं, ये तो पहले हम एज ए बंगाल में रहने वाले एक आम आदमी के हिसाब से मैं कहना चाहता हूँ, जी जांच होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। मुकुल रॉय का अगेंस्ट, शुभेंदु अधिकारी का अगेंस्ट, शोभन चैटर्जी के अगेंस्ट भी। ये वो लोग तो टीवी का सामने पैसा लिया था। जी आपके साथ थे तो दूध के धुले थे। सोमनाथ रॉय आपके साथ बने थे तो दूध के धुले थे। नहीं, हम लोग एक बार भी नहीं बोला है। वो लोग गलत किया था, बोला था चोर, बोला था ये लोग नहीं। सिद्धार्थ सिंह यहाँ पर बोला था भाग मुकुल भाग, ये मदन भाग, ये लोग ही नहीं बोला था, हम लोग ने नहीं बोला था। हम लोग अभी भी बोला, वो लोग सही था। लेकिन आप बोलिए, जो लोग अभी तृणमूल में है, पैसा लिया था कि नहीं वो लोग? बस अब कुछ नहीं, हम लोग जानना चाहता हूँ उससे एज आम आदमी होकर, शुभेंदु अधिकारी, मुकुल रॉय, शोभन चैटर्जी ना करें पैसा लिया। सोमनाथ जी, मैं आपसे बता देता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ, मुकुल रॉय से अभी 2 महीने पहले पूछताछ हुई है। हम आपकी तरह एक फर्जी प्रोपेगेंडा नहीं चलाते। अगर कोई गलत है जेल जाएगा, चाहे कोई, मैं क्या कहता हूँ, वो भी बचेंगे नहीं। ये दीदी का राज थोड़ी ना है कि बचा देंगे, ये दीदी का राज नहीं है। पार्टी अपनी जगह है, विचारधारा अपनी जगह है, चुनाव अपनी जगह है, लेकिन अगर कोई गलत करेगा तो जेल जाएगा, उससे इन्वेस्टिगेशन होगी। मैंने दिया ना आपको, मैंने कहा ना, अभी 2 महीने पहले हुई थी पूछताछ। आप बता दीजिए,
सुनो बच्चा, अरे चिल्लाना नहीं है बड़ों ये, का बात अब सुनना तथ्य पड़ता है। नहीं है, अरे तो बच्चे, इधर उधर बड़ों की का बात बातें सुनो, करना बड़ों शुरू का बात कर दिया। सुनो। पॉइंट पर बच्चे, बड़ों का डिस्कशन बात करिए, सुनो, बड़ों का पॉइंट पर डिस्कशन बड़ों का करिए। अब बात आपके सुनो, पास बच्चे, बड़ों का सवाल, बात अब सुनो, आपके पास जवाब नहीं है तो इधर अरे उधर की बड़ों बड़े का बात बच्चे सुनो, बूढ़े, ये अरे होता बच्चे रहेगा बाद सुनो, में, बड़े बच्चे बच्चे सुनो। बूढ़े। आप बच्चे मुझे सुनो, पॉइंट पर बच्चे जवाब सुनो, दीजिए, बच्चे सुनो, पॉइंट पर सुनो, जवाब बच्चे दीजिए, सुनो। अरे इतना पॉइंट पर गुस्सा- जवाब दीजिए। गुस्सा क्यों? मैं सुनो आपको बच्चे, ऑफेंड बच्चे नहीं सुनो करना ना, चाहता, बच्चे आपके सुनो, खिलाफ बच्चे कोई गलत सुनो। भाषा का इस्तेमाल इतना- नहीं करना इतना चाहता। नीति क्यों लगते मैं हैं? भी इतना आपको बहुत नीति चीजें क्यों कह लगते सकता हूँ, हैं? जवाब अरे दीजिए, बच्चे सुनो ना, सीधा इतना जवाब नीति दीजिए, क्यों लगते हैं सीधा बच्चा? जवाब दीजिए, अरे बच्चे सीधा सुनो, जवाब पहले दीजिए, सुनो, सीधा बच्चे जवाब सुनो, दीजिए। बच्चे सुनो, बच्चे अरे सुनो, सीधा अरे जवाब बच्चे दीजिए, सुनो ना, सीधा बच्चे, जवाब दीजिए, बच्चे सुनो सीधा ना, जवाब दीजिए, बच्चे सुनो, बच्चे बताइए, सुनो। बताइए अरे आपने शिवम कितनों शिवम को जवाब बताइए। ले लेते हैं। शिवम सुनो ना बच्चे, शिवम त्यागी, शिवम त्यागी जवाब ले नहीं, लेते हैं। बच्चे, बूढ़े, शिवम जी, शिवम त्यागी सीधा जवाब ले दे। लेते हैं सोमनाथ से। सीधा जवाब दीजिए। सोमनाथ रॉय से जवाब ले लेते हैं शिवम त्यागी। नहीं नहीं, सीधा जवाब पहले तो बच्चे और बूढ़े क्या इनके होता लॉजेंस है? दे दीजिए, इसको लॉजेंस दे दीजिए। एक बच्चे चिल्ला रहा है, इसको लॉजेंस दीजिए। आप दे अपनी दीजिए। बात रखें सोमनाथ, जवाब नहीं है। आप अपनी बात रखें, आप अपनी बात रखें। मुझे और भी पैनलिस्ट के पास जाना है। मैं नहीं कहूंगा, मैं भी कह सकता हूँ कि आप थक चुके हैं, आपके बाल उड़ गए हैं, लेकिन मैं नहीं कहूंगा। मैं भी कह सकता हूँ कि आपकी बोलने की क्षमता खत्म हो गई है, लेकिन मैं नहीं कहूंगा। मैं भी कह सकता हूँ कि आपको एनर्जी के लिए च्यवनप्राश की जरूरत है, लेकिन मैं नहीं कहूंगा। बातों पर आइए, पॉइंट पर आइए, ये बेकार का टाइम बर्बाद मत कीजिए। मैं आपको किसी भी तरह से बख्शूंगा नहीं। मैं कहता हूँ आप बातों पर आइए, पॉइंट पर, फिर वही बेकार की बातें। अरे छोड़िए बच्चा बूढ़ा, छोड़िए, पॉइंट पर आइए, ये बच्चे को लॉजेंस नहीं तो ट्रॉफी दीजिए पॉइंट पर प्लीज। आइए, पॉइंट पर आइए। नहीं तो ये- अध्यापक जवाब नहीं, दीजिए, छोड़िए। शिवम त्यागी, शिवम त्यागी, सोमनाथ रॉय, शिवम त्यागी, मैं इस तरह से समय व्यतीत नहीं कर सकता। पैनल पर मेरे साथ और भी मेहमान हैं और आपको लाखों करोड़ दर्शक देख और सुन रहे हैं। प्रेम कुमार जी, प्रेम कुमार जी, जैसा कि सुर्खियों के पहले मैंने कहा था टीएमसी द्वारे और बीजेपी वारे नारे करने के लिए बंगाल में। आपके पास ट्रॉफी लॉजेंस कुछ नहीं है। आप एक काम देखिए मनीष जी, ये जो बातचीत चल रही है, मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूं कि ये जो सीबीआई और राष्ट्रीय जो संगठन है, स्वायत्त संगठन, अब सो कॉल्ड हो गए हैं। देखिए इनके छापे कहां पड़ रहे हैं, राजस्थान में, झारखंड में, महाराष्ट्र में, उन तमाम स्टेट्स में, पश्चिम बंगाल में, जो कि नॉन बीजेपी स्टेट्स हैं। तो क्या ये केंद्रीय संस्थाएं सिर्फ नॉन बीजेपी स्टेट्स में जाके छापेमारी करेगी? कभी आपने सुना, कभी आपने हेडलाइन बनाया कि योगी आदित्यनाथ के सहयोगियों के घर छापा, कि शिवराज सिंह चौहान के सहयोगी के घर सीबीआई या ईडी का छापा? नहीं सुना आपने और नहीं सुनेंगे, क्योंकि ये अब तो बीजेपी के नेता कहने लगे हमारे खिलाफ जांच कराना है तो सीबीआई से करवा लो। अब बीजेपी के नेता कहने लगे येदियुरप्पा के साथियों के घर क्या सीबीआई का छापा पड़ रहा है? नहीं पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी के नेता कहने लगे हैं अब मेरी जांच कराना है तो सीबीआई से। प्रेम कुमार जी, कोयले को लेकर हुआ भ्रष्टाचार, पशु तस्करी, ये सारी बातें, ये मामले पुराने हैं। अगर आप जांच में नहीं जाएंगे, आपको नोटिस दी जा रही है, आप नहीं आ रहे हैं, तो आखिर एजेंसी रेड करे या ना करे? मनीष जी, इस बात से कोई कहीं इनकार नहीं है कि सीबीआई को जांच करना चाहिए। मैं पर्टिकुलर केस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो जनरल बात कर रहा हूं कि हिंदुस्तान में क्या बीजेपी शासित राज्यों में सीबीआई काम नहीं रह गया है? खत्म हो गया, कोई काम नहीं है वहां, राम राज चल रहा है क्या? मैं ये सवाल उठा रहा हूं। सारे डॉक्टर दत्ता, आप जो कह रहे थे जय भवानी शक्ति रूपेण संस्थिता, अभी प्रेम कुमार ने भी कह दिया राम राज्य की बात, अब आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल आपत्ति नहीं होनी चाहिए। भगवान श्री राम और माता रानी की तो अटूट संबंध है। माता रानी सगी बहन है भगवान विष्णु के। और शक्ति पुराण में माता रानी ने क्या कहा था, बांग्ला में फिर बोल रहा हूं, उसको हिंदी में अनुवाद कर दूंगा। অকালে বন্ধন করলে প্রভু শ্রী রাম, বলো কি করিতে পারি তোমার জন্য প্রভু শ্রী রাম। यानी कि माता ने कहा था कि तुमने मेरा वंदन किया है प्रभु श्री राम, बताओ मैं क्या वर दे सकता हूं आपको। जब लंका पे विजय पाने के लिए जब श्री राम ने माता रानी का 108 नील कमल के साथ पूजा किया था, और इसीलिए नवरात्रि जो अक्टूबर में जो नवरात्रि होता है इसलिए होता है। तो ये तो संबंध तो पूरी दुनिया को पता है कि भाई बहन की संबंध है। जहां बात आती है कि सीबीआई और ईडी के रेड की, अरे टोलाबाजी का पैसा
जेब में रखोगे, कटकट मनी का पैसा जेब में रखोगे, नारदा शारदा चिट फंड का पैसा जेब में रखोगे, अम्फान का जितना केंद्र से अनुदान गया वो अपने जेब में रख के डकार मार के खा जाओगे। कलकत्ता हाई कोर्ट से फटकार लगता है, फिर कहते हो कि नहीं हम तो सुप्रीम कोर्ट पे जा रहे हैं ये लगाने के लिए, क्योंकि ऑडिट नहीं होना चाहिए। कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश ने क्या वर्क कहा था कि अम्फान के पैसा का अनुदान का ऑडिट होना चाहिए। अटॉर्नी जनरल जी ऑडिट होना चाहिए, ऑडिट होना चाहिए और एजेंसीज को अपने तरीके से काम करने की छूट भी। इस पर आरोप प्रत्यारोप और वैमनस्य की बात लाकर जांच को भटकाना मुझे ऐसा लगता है प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जो मैंने पहले कहा था। मित्र प्रकाश, अगर भ्रष्टाचार हुआ है, घोटाले हुए हैं और अगर ऐसी सूरत में एजेंसी जाकर जांच करती है तो आखिर सरकार को या उसके नुमाइंदे या उनके परिवार वाले या उनके रिश्ते वाले या उनके यार दोस्त को तकलीफ क्यों होनी चाहिए? जांच है, जांच होने दीजिए। बिल्कुल जांच है, जांच होने दीजिए। जांच के लिए 3-4 महीने रुक जाइए। क्यों चुनाव का इंतजार कर रहे हैं आप? क्यों जांच एजेंसी को कहा जाए कि चुनाव आ गया है तो आप अपना जांच बंद कर दीजिए? कैसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात आप कर रहे हैं? किस तरह का अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात कर रहे हैं? चुनाव हो जाइए तो जांच को रोक दे, चुनाव हो जाइए इसलिए जांच को रोक दिया जाए। अरे मनीष जी कहिए, जांच को रोक दिया। डॉक्टर दत्ता मित्र प्रकाश का जवाब ले लेते हैं। अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात कर रहे हैं मित्र प्रकाश, अपना जवाब दे, फिर मुझे हाजिक साहब के पास जाना है। मनीष जी, मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट ये करना चाहूंगा कि मेरे सवालों का जवाब तो मैंने दे दिया, लेकिन एक रिक्वेस्ट आपसे ये करना चाहूंगा कि डॉक्टर दत्ता और बीजेपी के प्रवक्ता जो हैं शिवम त्यागी, उनसे एक बार कहिए कि वो ये बोले कि आज जो दिलीप घोष ने बयान दिया है वो गलत है, और अगर वो सही मान रहे हैं तो क्या वो हथियार उठाने के लिए तैयार हैं? ये सवाल आप इन दोनों लोग से जरूर पूछिए। शिवम, छोटा जवाब बहस के आखिरी पड़ाव में है, छोटा जवाब, फिर मैं जनाब हाजिक खान साहब के पास जाऊं। मेरे भगवान के मंदिर को अगर तोड़ोगे और जिम्मेदारी लेकर उसको बचा नहीं पाओगे तो हाँ, मुझे हथियार उठाना पड़ेगा। मेरी माताओं बहनों को अगर मारोगे और उसकी जिम्मेदारी सुरक्षा की राज्य सरकार की है, उसको सुरक्षा नहीं दे पाओगे तो हाँ, मैं उठाऊंगा। कार्यकर्ताओं को घर में घुसकर मार दोगे, काट दोगे, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष पर पत्थर चलाओगे और अगर जिम्मेदारी नहीं दे पाओगे सुरक्षा की तो हाँ, मैं पत्थर उठाऊंगा। मेरी मजबूरी है, क्योंकि आपकी जो सत्ता है वो नपुंसकों की सत्ता है। आप नहीं दे पा रहे हैं सिक्योरिटी, आप नहीं ले पा रहे हैं जिम्मेदारी, आपकी पुलिस नाकामयाब लगातार होती रही है। आप एक काम करिए, आप मुझे सुरक्षा दे दीजिए। अगर मैं कुछ भी गलत करूं तो मुझे गिरफ्तार कर लीजिए, लेकिन सुरक्षा तो दीजिए ना। सुरक्षा तो देनी पड़ेगी। सत्ता में भी बैठे रहोगे, सुरक्षा भी नहीं दोगे, हमला भी करोगे, पत्थर भी मारोगे, गोली भी मारोगे, मंदिर भी तोड़ोगे और उसके बाद कहोगे कि मैं अपना हाथ भी ना उठाऊं। नहीं हो सकता ऐसा। जी मित्र प्रकाश, आपको निंदा करनी चाहिए। अरे क्या निंदा करनी चाहिए? 55,000 लोगों का कत्लेआम 34 साल के वाम फ्रंट के शासन में हुआ था। कौन सा प्रेम की भाषा आप कर रहे हो? अरे कत्लेआम 6 इंच छोटा कर देंगे। किस संस्था का और किस संगठन का नारा है? आप लोगों का नारा है। आप लोगों ने दुनिया में तो सबसे बड़ा नरसंहार आपके विचारधारा ने करवाया, चाहे वो चाउचेस्कू हो, चाहे वो नाजिबुल्ला हो, चाहे वो इदुआमी हो, चाहे वो स्टेलिन हो। आप लोग कौन सा कमल की भाषा कर रहे हो और प्रेम की भाषा कर रहे हो? बंगाल में 55,000 लोगों का कत्लेआम वाम फ्रंट के लोगों ने करवाया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, गृह मंत्रालय का यूपीए सरकार के रिकॉर्ड ने कहा था ये बात, मत भूलिएगा। और सबसे बड़ी बात है कि मंदिरों को तोड़ा जाएगा, माँ बेटियों को घर से उठाया जाएगा, बलात्कार होगा, माँ दुर्गा के मूर्ति को तोड़ा जाएगा, माँ दुर्गा के मूर्ति के भाषण पे अंकुश लगाया जाएगा। तलवार तब जरूर उठेगा। विद्या का पाठ पढ़ाओगे, किताब अगर दोगे तो कलम से जवाब देंगे। अगर डॉक्टर दत्ता, देश के सवाल का मंच ही यहां पर सवाल के साथ जवाब देने के लिए आप लोगों को बुलाया जाता है। जनाब हाजिक खान साहब, आखिर ऐसा क्यों होता है कि जब चुनाव आते हैं तो नेताओं की जुबान पर लगाम नहीं रहती और कैंची जैसी चलने लगती है, कैंची जैसी, कतरनी जैसी। ऐसी सूरत में आपको याद होगा बिहार में जनाब ओवैसी ने क्या कहा था, आपको याद होगा ये मुल्क हमारे बाप की जागीर है। याद है इस तरह के बयान?
देखिए, ये मुल्क जो है मनीष जी सारे हिंदुस्तानियों का है। 130 करोड़ हिंदुस्तानी खाली असदुद्दीन ओवैसी का नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के रहने वाले हर एक नागरिक का हिंदुस्तान है। लेकिन ये दिलीप घोष और ये शिवम जी जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और देश में ये एक मैसेज दे रहे हैं, तो मैं ये कहूंगा कि ये जो लोग इस तरह का अगर बीज बोएंगे कि नफरतों के बीज बोए हैं आपने, जो नफरतों के बीज बोए हैं आपने, अब देखना उगेंगे खंजर जमीन से। ये ऐसी हरकत कर रहे हैं जो देश को इस सिम ले जा रहे हैं कि देश की तबाही हो जाएगी। अरे आप वोट मांगो इस बात पर कि ममता ने काम नहीं किया, आप वोट मांगो इस बात पर कि हमने ये काम किया है, हमने लोगों को ये दिया है, लेकिन ये नफरतों के बीज बो रहे हैं, ये देश को तोड़ने की साथ के बजाय चल रहे हैं। ये ऐसी तरह मुल्क को ले जा रहे हैं जहां से मुल्क टूट जाएगा। ये भाषा का इस्तेमाल नहीं करे। इन्हें दिलीप घोष से इस्तीफा लेना चाहिए और तुरंत उन्हें प्रदेश अध्यक्ष से हटाना चाहिए। अगर प्रदेश अध्यक्ष से इन्होंने दिलीप घोष को नहीं हटाया तो इनका ये मैसेज जाएगा कि बंगाल में हिंसा फैलाना चाहते हैं, बल्कि सरकार नहीं चलाना चाहते, बंगाल को लोगों को बांटना चाहते हैं। शिवम त्यागी, आपको लगता है दिलीप घोष के इस बयान पर पार्टी को कोई अरे कार्रवाई आप तो ये करनी कहो चाहिए? कि करो मेहरबानी, तुम अहले जमीन पर खुदा मेहर होगा अर्शे बनी पर। आप ऐसी हुक्मरानी दो जिससे देश के लोगों को ये महसूस हो कि हम जो हमारे ऊपर हुक्मरान बनेंगे वो हमारे लिए जनाब काम हाजिक करेंगे। साहब, जनाब हाजिक साहब, शिवम त्यागी, आपको लगता है इस तरह के कड़वे बोल, जहरीले बोल, जुबानी जंग में दिलीप घोष के खिलाफ पार्टी कोई कार्रवाई करेगी? मुझे लगता है कि बिल्कुल मनीष जी, बिल्कुल पार्टी को कार्रवाई करनी चाहिए। जिस प्रदेश की चीफ मिनिस्टर जय श्री राम कहने पर लोगों को गिरफ्तार करवा दें, उन पर एलजी को कार्रवाई करनी, गवर्नर को कार्रवाई करनी चाहिए। जिस तरह के बयान अड्डा गड्ढा नड्डा शड्डा रहे हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई किसी पार्टी शिवम त्यागी, मुझे बहस खत्म करनी है, एक लाइन में जवाब। शिवम त्यागी, मुझे बहस खत्म करनी है, एक छोटा सा जवाब। आप देश के सवाल के मंच पर दिलीप घोष के इस बयान की निंदा करते हैं? मुझे लगता है कि यही समय है कि अगर आपको अपनी अस्मिता बचानी है तो कहीं ना कहीं आपको खड़ा होना पड़ेगा। अगर सरकार जिम्मेदारी नहीं लेती तो आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। और ये शिवम त्यागी, शिवम त्यागी, देश का सवाल में शिवम त्यागी, जनाब हाजिक खान साहब, सोमनाथ रॉय, डॉक्टर एसके दत्ता, मित्र प्रकाश और प्रेम कुमार जी, आप लोग आए देश का सवाल में। लेकिन जाते जाते मैं इतना कहना चाहूंगा, जी हाँ, बहस खत्म हो रही है, जाते जाते केवल इतना कहना चाहूंगा, 5 महीने बाद लड़ाई बंगाल की जनता की अदालत में होगी। लेकिन उससे पहले इस तरह की जुबानी जंग और उसके साथ साथ खून खराबा चिंता की बात है। जी हां, 2020 के देश के सवाल के इस आखिरी कार्यक्रम में आप लोग हमेशा जुड़ते रहे, सराहते रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कार्यक्रम खत्म करते करते 2021 की शुरुआत के लिए आप सभी को नव वर्ष की देश के सवाल की पूरी टीम की ओर से अग्रिम बधाई।